नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। और आज नेशनल आवर का विषय है संभल हिंसा। आज संभल में हिंसा का तीसरा दिन है। स्कूल खोल दिए गए हैं, इंटरनेट आज भी बंद है। पूरे शहर में आरएएफ पुलिस फोर्स के साथ मार्च कर रही है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग है। हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ज्यादातर लोग घर छोड़कर चले गए हैं। घरों के बाहर ताले लटके हैं, लेकिन संभल हिंसा पर सियासत जारी है। आज इसी सियासत पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। संभल हिंसा पर सियासत जारी है। सपा लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार ने यह हिंसा जानबूझकर कराया है, इसमें सरकार की गलती है। जबकि बीजेपी पूछ रही है कि संभल में भीड़ के बीच लोगों के हाथ में पत्थर थे, वे कौन लोग थे? वास्तव में अगर प्रशासन या सरकार की गलती है तो क्या ये पत्थर वाले हाथ सरकार के थे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं संभल वे पत्थर वाले हाथ। संभल हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। बयानों की तीखी बारिश हो रही है। सपा खुलकर सरकार पर आरोप लगा रही है। यह हिंसा सरकार ने जानबूझकर फैलाया है। सपा कह रही है कि यह सरकार की गलती है। किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? वहीं बीजेपी पूछ रही है वो पत्थर वाले हाथ किसके हैं? आइए इन बयानों को पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सर, कल आपका एक और बयान आया था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होती रहेगी। तो अच्छा, जब कोई न्याय नहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं अशांति होती। हमेशा शांति न्याय के रास्ते से ही निकलती है। और न्याय जब नहीं मिलता है, निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही। फिर समाजवादी पार्टी आरोप, देखिए, हमने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा। जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। देखिए, पुलिस की जो कार्रवाई होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है और उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है वो निष्पक्ष है। दंगा ना हो ये सरकार को सुनिश्चित करना दायित्व है। और आप जानते हैं कि कल आपके समाचार चैनल्स के द्वारा दिखाया गया कि तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच में आए, अपना चेहरा ढके हुए थे। हाथों में पत्थर थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई पड़े। वो कौन लोग थे? निश्चित रूप में ऐसे असामाजिक तत्व जरूर रहे होंगे जिनका उद्देश्य रहा होगा कि वो अशांति फैलावे। सरकार का पूरा दायित्व है और विपक्ष का भी पूरा दायित्व है कि शांति बनी रहे। ऐसे समय उत्तेजनापूर्ण बयान देकर और किसी को भी उत्तेजित करना, मैं समझता हूं किसी भी राजनेता के लिए, चाहे वो किसी दल का हो, उचित नहीं होता। तो अभी आपने देखा कि किस तरह की बयानबाजी हो रही है।
लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें सामने हैं और जो आप देख रहे हैं संभल की तस्वीरें, ये सरकार द्वारा उत्पन्न की गई हैं। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये पत्थर वाले हाथ किसके हैं? ये बीजेपी पूछ रही है कि आखिर ये पत्थर वाले हाथ किसके हैं? अगर सरकार प्रायोजित है तो ये पत्थर वाले हाथ क्या सरकार के हैं? तमाम सवाल हैं जिसका जवाब लेना जरूरी है। बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन क्या अगर जो सर्वे करने गई है टीम, तो उस पर पत्थरबाजी करना उचित है? और कौन पत्थरबाजी करेगा? क्या पुलिस प्रशासन अपने ऊपर पत्थरबाजी कराएगा? चोटिल होगा? अपनी मैगजीन कहेगा आइए छीन ले जाइए? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। केवल और सिर्फ बयानबाजी की बातें नहीं होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए अभी तक 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। जितेंद्र वर्मा जी, सपा प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सुशील दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे जितेंद्र वर्मा जी आपसे। जितेंद्र वर्मा जी, सपा लगातार आरोप लगा रही है कि यह सरकार द्वारा प्रायोजित है, सरकार द्वारा फैलाई गई ये हिंसा है। कैसे मान लें हम? देखिए, संभल की जो घटना है ये सरकारी दंगा है। आज का सरकार की जो रीति नीति और जो संस्कार है वो यही है। आज जब पीडीए का कोई जवाब नहीं है सरकार के पास, जिस तरीके से बेईमानी से चुनाव जीत लिया, आने वाला समय उनका बहुत बुरा होने वाला है। इसको भापते हुए सरकार 2 धर्मों में लोगों को बांटना चाहती है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये भाषण समाज में दे रहे हैं। जो आजाद भारत में इस तरह का नारा कभी किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी राज दिया होगा, इसकी निंदा। जी, तो चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जितेंद्र वर्मा जी कुछ कह रहे हैं और इनकी बातें पूरी हो जाएं, फिर हम आपके पास आते हैं। जी जितेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपकी बात रुक गई थी, बीच में आवाज आपकी नहीं आ रही थी। जितेंद्र जी, आप मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। आप बात रखिए, अपना पक्ष रखिए। आपको आ रही? सर अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है। जी देखिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 चलिए, आपकी आवाज रुक करके आ रही है, तो अब फिर हम आपके पास आएंगे। दिनेश प्रताप सिंह जी, सपा लगातार आरोप लगा रही है ये सरकार द्वारा प्रायोजित है, ये सरकार द्वारा किया गया है। क्या कहेंगे आप? असल में क्या है कि समाजवादी पार्टी न तो जीत को पचा पाती है न हार को पचा पाती है। जब जीतते हैं तब उपद्रव करते हैं, जब हारते हैं तब उपद्रव करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में इन्होंने कुछ सीटें क्या जीती, इनको लग गया कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इनकी सरकार बन गई हो, और ये उपद्रव करना शुरू कर दिए थे। चाहे वो घटना अयोध्या की हो, चाहे वो घटना कन्नौज की हो। जिस तरह की खुरापात इन लोगों ने शुरू की और पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की, ये तो शुक्र मनाइए कि वहां योगी आदित्यनाथ जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए इनकी दाल नहीं गली। और यही इस बाई इलेक्शन में जब ये बुरी तरह से पराजित हो गए और इनकी परंपरागत सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जब जीत लिया और जनता का इकबाल जब समाजवादी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ पर आ गया, तब फिर से हताश और निराश
ये लोग प्रदेश में फिर से दंगा कराना चाहते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के जितेंद्र को याद दिलाना चाहता हूँ, 93 में 93 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय देश में 84 दंगे हुए थे और उसमें से 93 दंगे जो है उत्तर प्रदेश में हुए थे। इनकी तो बौखलाहट स्पष्ट है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लेकिन दूसरा कार्य चल रहा है, कोई दंगा नहीं हो रहा था। इनको तो बेचैनी हो रही थी, अरे इतनी अच्छी सरकार कैसे चल रही है। और बार बार चाहे वो 14 में हो, चाहे 19 में हो, चाहे 22 में हो, चाहे 24 में, चाहे उपचुनाव में, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी हर चुनाव में जीत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव दर चुनाव सीटें बढ़ रही हैं, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। इनकी बौखलाहट इसीलिए परिलक्षित हो रहा है। और यही इन्होंने निवेन जी यही किया था अभी कुछ दिन पहले बहराइच में। और बहराइच के पहले भी आपको हम ले जाना चाहें तो एक बड़ी परीक्षा पुलिस भर्ती की हुई उत्तर प्रदेश में, कितनी शांतिपूर्वक को परीक्षा हुई, लेकिन उसमें भी समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री ने यक्ष पर पोस्ट करके कहा कि पर्चा लीक हो गया। बाद में हवालात गए, जो इनके शासनकाल में होता था कि सिर्फ वैकेंसी भरी नहीं जाती थी, सिर्फ वैकेंसी की आहट हो जाए तो सत्ता पोषित दलाल हाथ में थैला लेकर वसूली का निकल पड़ते थे। आज ये बेचैन हो नहीं पा रहा है, पारदर्शी तरीके से सबको नौकरियां मिल रही हैं, सबके एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन इनकी बेचैनी स्पष्ट है। और यही काम इन्होंने संभल में किया। इस हार को कैसे पचा पाए आप? इनके सांसद और विधायक अगर इस तरह से किसी मामले में इन्वॉल्व हो जाएंगे और किसी दंगे को जब कहीं आग लगी हो तो उस आग में पानी डालने का काम करना चाहिए कि पेट्रोल डालने का काम करना चाहिए जी। और आज समाजवादी पार्टी के नेता, वो चाहे अखिलेश यादव हो, वो चाहे कोई भी इनका नेता, चाहे उनके सांसद हो, चाहे इनके विधायक हो, जिनका भी मुंह खुल रहा है सिर्फ संभल के में और पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं, कोई इसमें पानी लेके नहीं घूम रहा है जी। किस तरह के इनके माता प्रसाद पांडे, जो अभी इन्होंने एक दल बनाया है जाके वहां से अपनी रिपोर्ट देने के लिए, किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और इस तरह की बयानबाजी एक नेता को शोभा देती है, इतने सीनियर नेता को। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 2 तरह के असलहे रखती है। किस तरह से व्याख्यायित कर रहे हैं, कह रहे हैं एक सरकारी असलहा होता है, एक उनके पास अवैध, मतलब ये चरित्र समाजवादी पार्टी का कर रहे हैं क्या? चलिए जितेंद्र वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शासन उत्तर प्रदेश में ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इनकी भी सरकार थी तो शायद इनके सरकार में इस तरह से होता हो, यही पूछ लेते हैं ना जितेंद्र जी से। जी दुबे जी हम आ रहे हैं आपके पास। दुबे जी नाराज ना होइएगा, कुछ जरूर कहना चाहते हैं जितेंद्र वर्मा जी, इनकी आवाज साफ नहीं आ पा रही थी, इसलिए एक बार और हम जितेंद्र जी के पास जाते हैं। जी बताइए जी जितेंद्र जी। आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है जी। देखिए अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे साथी ने कही, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने, शायद वो भूल जाते हैं कि संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति जो देश में उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य, उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, आज तक एक भी राजनेता ऐसा नहीं होगा जिसने कटेंगे बटेंगे वाला नारा दिया हो। ये नारा तो अंग्रेजों ने दिया था और अंग्रेजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। तो सोचिए इन लोगों की सोच काटने बांटने की, जैसे अंग्रेजों ने कहा दिया था कटेंगे बटेंगे नारा? नहीं, हमें ये बताइए कि अंग्रेजों ने कहा दिया था कटेंगे बटेंगे नारा? अंग्रेजों ने कहा दिया था? फूट डालो और राज करो की नीति थी, ये तो मैं जानता हूं, मैंने इतिहास में पढ़ा है कि फूट डालो और राज करो की नहीं। दिनेश जी रुकिए, जितेंद्र वर्मा जी से हम पूछना चाहते हैं कि कटोगे, बोलना तो बोलिए, मैं डिबेट छोड़ दे रहा हूँ। अरे बस यही तो आप लोग कर रहे हैं, बोलना है भाजपा वालों को बोलना है तो बोलते रहिए। सर हम आपसे पूछ रहे हैं कि अंग्रेजों ने कब कहा था कटो बटो का नारा दिया था? हमने तो इतिहास में पढ़ा नहीं, आप बता दीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री ने नारा दिया नहीं है। हाँ मुख्यमंत्री ने दिया है, अंग्रेजों ने कब दिया था? मुख्यमंत्री ने दिया। हाँ दिया है। अंग्रेजों ने बांटो राज करो का नारा नहीं दिया, फूट डालो और राज करो की नीति दी थी, नारा नहीं दिया था, नीति थी उसकी। उसी नीति पर काम कर रहे हैं ना। हाँ तो ये बताइए ना, ये बताइए तथ्य ये अंग्रेजों की ही तो नीति थी भैया। जी जो अंग्रेजों की नीति थी उसी पर तो भाजपा काम कर रही है। अभी ये बात कर रहे थे नौकरी आ जाती थी सपा सरकार में तो दलाल आ जाते थे। अरे भारतीय जनता पार्टी में जितने दलाल
नौकरी के बैठे हैं, उन्हीं दलालों ने 70 पेपर लीक करा दिए हैं। 70 पेपर, बताओ ना, 6900 पिछड़े वर्ग के बच्चों का हक खा लिया है, जो आज भी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको करारा जवाब मैं दूंगा, मुझे टाइम दीजिए। 6900 पिछड़े वर्ग के बच्चे आज भी धरना प्रदर्शन पर है। संभल पे आई, इन्होंने नौकरी खा ली, आरक्षण छीन लिया, जितनी नौकरी प्रदेश में आई सब में इन्होंने दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव किया। ये क्या बात करते हैं? आज ये दंगा क्यों करा रहे हैं? आज ये दंगा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आज इनके नीचे से, पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है। ये जानते हैं, इनकी अंतरात्मा जानती है कि इन्होंने बेईमानी से चुनाव जीता है। 27 में जड़ समाप्त हो जाएगी योगी आदित्यनाथ की, और जड़ समाप्त हो जाएगी भाजपा की। नाम और निशान मिट जाएगा सवाल का जवाब दे भाजपा सरकार का, और प्रचंड बहुमत सपा सरकार बनेगी। इसलिए इस डर से ये दंगे हो रहे हैं। सपा सांसद, विधायक और सपा के पदाधिकारियों पर फर्जी केसेस इसीलिए दर्ज किए जा रहे हैं जिससे कि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा सके, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। इनको मिटाने की जिम्मेदारी जनता ने 2024 में उत्तर प्रदेश में उठा ली थी, जब पीडीए ने इनको कुचल दिया। भारतीय जनता पार्टी के विषैले फन को कुचल दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। ये क्या बात करेंगे? इनके कार्यकाल में 8 पुलिस वालों की हत्या एक दिन में होती है। ये क्राइम की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में महिलाओं की हत्या, महिलाओं के बलात्कार में यूपी नंबर 1 पर है। महिलाओं के साथ रेप के मामले में यूपी नंबर 1 पर है। दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पे है। कैस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पे है। किस पर ये बात करना चाहेंगे? ये अपराध संभल पे बात कीजिए, संभल पे बात कीजिए, संभल पे। ठीक है, हमने आपको सुना सर, माफ कीजिएगा जितेंद्र वर्मा जी, पाल रहे बैठ के। जितेंद्र वर्मा जी, ठीक है, हमने आपको सुना और आपने तमाम नौकरी से होते हुए और महिला उत्पीड़न से होते हुए तमाम बातें कह ली। हम संभल पे बात कर रहे हैं। एक सवाल और पूछेंगे, सटीक जवाब दीजिएगा, इधर उधर ना जाइएगा। सपा के नेता और माता प्रताप पांडे, इन्होंने एक बात कही है कि पुलिस के पास 2 प्रकार के असलहे होते हैं, एक तो सरकार देती है, एक दूसरा रखे रहते हैं। ये तो एक अजीब बात हमारे सामने आई है। क्या इसे हम सच मान लें? आप बताइए, आप निर्णय करके बताइए। जी जितेंद्र जी, आपसे, उसके बाद दुबे जी के पास आएंगे। हम बड़े धैर्य से सुन रहे हैं दुबे जी। देखिए, ऐसा है, माता प्रसाद पांडे जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से पुलिस की कार्यशैली कुछ ऐसी ही हो गई है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश से एक लड़का सेना की भर्ती के लिए आया था, उसको इन्होंने बालू माफिया बताकर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। 16 पुलिस वाले उस हत्या में जेल में है। योगी आदित्यनाथ ने उनको नहीं दिया न्याय, माँ को, बेटे की। वो गई थी, डीजीपी के पास भी गई थी, मुख्यमंत्री के पास भी गई थी, लेकिन न्याय नहीं मिला था। आकाश गुजर उसका नाम है, पिछड़े वर्ग का समाज का लड़का था। 19-20 साल के लड़के को इन्होंने मार दिया। सोचिए ये लोग क्या नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले है। जब थानों में रेप कर सकते हैं, रेप थाने में करवा सकते हैं, थाने में हत्या हो सकती है, जेल में हत्या हो सकती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोग आत्महत्या कर सकते हैं, तो इस सरकार में सब कुछ हो सकता है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा करती है। इसीलिए माता प्रसाद पांडे जी ने वो बोला, बिल्कुल सही बोला। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज सरकारी गुंडा बन गई है। मुख्यमंत्री की जो सोच और विचार, चलिए मुख्यमंत्री हम आएंगे आपके पास। हाँ, वो भी अपराध से भरा हुआ रहा है। ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा समय हमने इसलिए आपको दिया, जितेंद्र वर्मा जी, ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, सबसे ज्यादा बोलने का समय इसलिए मैंने आपको दिया कि आप ये ना कहें कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। चलिए अब दुबे जी के पास आते हैं। सुशील दुबे जी बड़े धैर्य से हमारे दोनों मेहमानों को सुने हैं। सुशील दुबे जी, जो विपक्ष का आरोप है उत्तर प्रदेश में, कितना तर्कसंगत लगता है आपको? पहला आरोप, सरकार ने यह फैला दिया, हिंसा फैला दिया, यह इसी की प्लानिंग थी, यह है हिंसा फैलाने की। दूसरी कि पुलिस के पास 2-2 असले होते, एक वैध एक अवैध। क्या है ये भाई? हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप मुझे समझाइए कि विपक्ष कह क्या रहा है। जी देवेंद्र जी, वो हमारे दिनेश भाई ऐसे दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसे और आप पूछ लीजिए तो मुझे ज्ञान और इन दोनों का मिल जाएगा। मैं इतनी देर से बड़ा अच्छा ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा था। जी। वर्मा जी ने कितना शानदार ज्ञान दिया दिनेश जी ने, तो उनका पहले
प्रश्न ये और कर लें, फिर अंत में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चैन से बैठे रहेंगे। नहीं, वरना बार बार ऐसे उंगली दिखाएंगे तो हम उसमें थोड़ा सा नहीं, ये आपका समय है, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद दिनेश जी जाएंगे, दिनेश जी अपनी बात रखेंगे जी। तो देवेंद्र जी, मेरी बात शुरुआत यहां से हो रही है कि एक कहावत है कि घर के नमरे होते तो फौज खड़ी होती, चाची के मूछें होती तो चाचा क्यों कहलाते। जब आदमी भूतकाल की बातें करने लगता है, भूतकाल की मानसिकता में आ जाता है, तो धर्म और राजनीति सब 50 हो जाती है, भूत हो जाती है, मानसिकता ही वो हो जाती है। कोई करे तो करे क्या। दूसरी बात, 14 के बाद देवेंद्र जी राजनीति बदली, 14 के बाद राजनीति बदली, धर्म बदला, सिस्टम बदला, नेता भगवान बन गए, तो ये तो होना ही होना था। क्या दिक्कत है इसमें। और जो आप बता रहे हैं सवाल को जवाब मेरे पास पूरा है, लेकिन मैं लोकल एलाइव, सबसे एलाइव लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, गुप्तचर सेवा सरकार की, उनके पास क्या उनको नहीं पता है कि गुम्मे कौन से थे और असलहे कौन से थे। मुझे पता है, मैं जान सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पुलिस वाले बंदूक लाए थे या तवंचे लाए थे या गुम्मे लाए थे, गुम्मा चलाते तो हम उनको भी देख रहे हैं। लेकिन ये आता है अमूमन कि पुलिस वाले जब अपराधियों को पकड़ते हैं तो चरस भी उसके हाथ पकड़ा देते हैं और तमंचा भी पकड़ा देते हैं, इस टाइप के लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। अब दूसरी बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि गुम्मे किसके थे, कौन से हाथ थे, तो वो कौन सा हाथ था जो महसी बहराइच में जो कूद के छत पे चढ़ के जयसवाल की छत से हुए एक मुसलमान क्या चला गया था। 5000 के कस्बे वाले आदमी क्या, उस जगह पर 20,000 आदमी क्यों थे, वो कौन से हाथ थे जिसके मरा दिया, जिस दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद जिसको 10 लाख रुपए ही मिला। तो अगर जो हाथ ये गुम्मे चला रहे थे तो उन हाथों की तरफ गोली भी चली और 4 लोग निकल भी लिए, घोड़ों के पास पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए, जहां पहुंच गए। लेकिन ये सब दुर्भाग्य नहीं है जी, बिल्कुल। ये क्या है, ये इसको ये इस पक्ष के लोग कहें कि वाह गजब है, और उधर के बोल आंसू छाती पीटिए, लेकिन ये छाती किसकी पीटी जा रही है, आंसू किसके बह रहे हैं। आंसू बह रहे हैं उन लोगों के तो इस देश का, उस प्रदेश का भला चाहते हैं। आंसू ये लोग उस पर आंसू नहीं पहुंच रहे हैं कि वहां पर बीजेपी ठेकेदार ने झांसी के 15 दुर्मोह बच्चे जिन्हें पता ही नहीं कैसे मर गए, उन्हें पता ही नहीं, पता चला कि वहां पर टेंडर जो था, वो जो सप्लाई करता था नर्सों की वो बिजली का रहा था, पे इसका दिमाग नहीं जाएगा। इलाहाबाद में जो बच्चे 4 दिन बैठे रहते पीसीएस पे, तो छाती नहीं पीटेंगे, ये भी ज्ञान देंगे राम जी का। राम जी, ये राम, अच्छा ये बताइए, मैं तो दिनेश जी में कल से बोल रहा हूँ, आज मैंने लिख भी दिया है, एकदम से मेरे दिमाग में आई, देवेंद्र जी हम बार बार उतरे, देवेंद्र जी मैं कल से बोल रहा हूँ, आज मैंने लिख भी दिया है। मेरे बाबा, मेरे पिताजी, अभी मेरे पिताजी जो अभी नहीं है, मेरे बाबा, मेरे पर बाबा, अरे मुझे ज्ञान मिल गया रात में कि ये कोई मस्जिद है, हम ढूंढ रहे कि दुबे की मस्जिद कौन सी है। लखनऊ में एक पढ़ाइन की मस्जिद है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कल से कि दुबे वाली मस्जिद कौन सी है। मैंने गैती, फाड़ुआ और कुदाल लेके रखी हुई है, जहां पर मुझे दुबे की मस्जिद मिल जाएगी। जो मेरे भाई, मेरे बाबा दादाओं ने कहीं जल तो चढ़ाया होगा ना, कहीं फूल तो रखे होंगे, कहीं अच्छत रखा होगा, कहीं तिलक, कहीं वो लिया कलावा किया होगा, तो बड़ी मस्जिद मेरी हुई, इनकी तरह से हो गई। तो मैं तो दुबे की मस्जिद ढूंढ रहा हूँ, ये तो अलग बात है। हर हर मंदिर, हर हर मस्जिद, हर हर मस्जिद। अब जैन साहब के पास कोई काम ही नहीं है, काशी से लेके वहां से लेके वो 40 साल मैंने क्यों उसमें जो कहावत कही, घर के न मरे होते तो 40 साल हो रहे हैं। वर्शिप एक्ट क्या माने, वर्शिप एक्ट का माना जाए और क्या संविधान का माना जाए। अगर संविधान में लिखा है कि सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, फला 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 फला, आज ही तो चल रहा है संविधान, और वहां पर हम जा रहे हैं, वहां पर मस्जिद की खुदाई कर रहे हैं, ढूंढने भगवान कहाँ है, राम कहाँ है। तो फिर कणकण में राम है, भगवान है, फिर एक तरफ से फिर जितनी है उसका बिल्कुल फिर काहे का वो फिर। अगर ऐसा होगा तो गुम्मे भी हाथ में आएंगे, एक पस्ते गुम्मे भी आएंगे, धर्म तो उनका भी है ना। खाली हमारी धर्म थोड़ी जो कलावा बांधे जय श्री राम कर रहे हैं, कलावा बांधे हुए, धर्म तो उनका भी है।
अब हर वर्ग में दिव्यांग जी, हर वर्ग में क्रिमिनल होते हैं। संभल, इन लोगों को शायद पता ही नहीं, दोनों को, संभल यूपी का सबसे क्रिमिनल माइंडेड जिला है, सबसे क्रिमिनली कैमनल माइंडेड। संभल से बड़ा क्रिमिनल माइंडेड कोई जिला नहीं है उत्तर प्रदेश में। वहां तो ये होना ही था, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ होगा। जहाँ की मानसिकता ये है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं करना है। अब तब क्या, आज मैं राजीव कुमार जी को सुन रहा था, जो 40 साल पहले वहां के एडीएम थे। वो समय एक हत्या हो गई थी इसी में कि मस्जिद में शिव जी आएंगे, तब एक माहौल में, आज ही मैं सुन रहा था उनको। तो वो उस लड़के को पकड़ ले, जिस लड़के ने मारा था मुसलमान ने, उसके जब बातचीत चली तो वो 500 की भीड़ से ले आए, तो उसकी माँ ने कहा इनको मारना नहीं जाएगा, तो हम तो इस साहब के अधिकारी रह कहाँ गए इस मानसिकता के। अब तो टीआरपी चलती है ना, टीआरपी क्या चलती है देवेंद्र जी, उसने एसआई ने कहा निपटा दिया, कहीं सर सलूट निपटा दिया, कहीं सर एसपी सर सलूट निपटा, करते करते डीजी तक और करते करते सीएम तक, वहां तो निपटा दिया, सर पे आती है ना। फिर ये प्रशासन किस बात के लाखों रुपए और सिस्टम को लेता है और वो सुविधा लेता है, प्रशासन किस बात के लिए होता है। ये तो हमने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्यों कहा, ना इन्होंने कहा ना इन्होंने कहा, वो उस पर चले गए, पता नहीं महिला, और वो उस पर चले गए योगी जी, इन्होंने पूछा ही नहीं दोनों ने पहले कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी। जब माहौल तल्ख है, जब माहौल गर्म है, तो ये लोग कर क्या रहे हैं। और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट इसलिए होती है कि पहले से खबर मिल जाए कि यहाँ पर ये क्रिमिनल के लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ये साधु लोग हैं, ये हूरों के पास जाने वाले लोग हैं। तो अलग अलग उनके पास डिटेल रहती है, तो उनको लोकल थाने से उनका कोऑर्डिनेशन रहता है। जब कोऑर्डिनेशन रहता है तो तत्काल व्यवस्था हो जाती है। अब पुलिस वाला भी गुम्मा मार रहा है और हूरों वाले भी गुम्मे मार रहे हैं, और तिलक वाले जो है वो जय श्री राम करते हुए मस्जिद का वो करने जा रहे थे। अब देखिए, अब आप देखिए वो शीशा मऊ कानपुर में नसीम सोलंकी ने क्या मंदिर में जल क्या चढ़ा दिया, लोग बावले हो गए, मानसिक रोगी हो गए। और यहाँ पर मस्जिद में जा रहे जय श्री राम करते हुए, मस्जिद खोलो, हमें भगवान देखना है। तो वहां गलत था तो यहाँ गलत नहीं है। अगर मुसलमान उसने कर दिया, चबूतरा धो रहे हो, गंगा जल से कर रहे हो, तो यहाँ, और फिर मैंने वीडियो मेरे पास है जिसमें जय श्री राम करते हो मस्जिद का वो करने जा रहे हैं सर्वे। जय श्री राम से मस्जिद के सर्वे से क्या लेना देना। मस्जिद का सर्वे केवल और केवल डीएम और जुडिशियल सिस्टम में डीएम के माध्यम से, फोर्स के माध्यम से, और जो रिसीवर होता है उसके माध्यम से होना चाहिए। उसमें वो जैन साहब, वो भीड़ और जिंदाबाद, तो अगर ये होगा तो क्या यहाँ पर मतलब क्या रिएक्शन नहीं होगा। जो आप बार बार बोल रहे थे वो हाथ किसके थे, वो हाथ किसके थे, वो हाथ किसके थे, तो जिनके हाथ थे वो आप भी जान रहे हैं, और जिनके हाथ, जो जिनके मुंह से जो जिंदाबाद निकल रहा था वो भी किसके हाथ थे, वो भी पूछिए। क्या जरूरत थी जब आपके सिस्टम में पहली बार एक बार ढंग से हो चुकी है सामान। अच्छा, ये कोई बता पाएगा हमको, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई सज्जन बता पाएंगे हमको, चाहे किसी पार्टी के हों, कि जब पहली बार सम्मान से निरीक्षण हो गया तो क्या मस्जिद यहाँ का कोई कुतुब वो है, आजादी का कोई खिलाफत है। हर कोई जो भी रहे होंगे, क्या वो आजादी का खिलाफत है। जहां पर जैसे भाई आप एक बार हो गया, मोन्यूमेंट है वो, या पुरातत्व विभाग का है, तो पुरातत्व विभाग जाने, वो तय करे, वो व्यवस्था करे। तो ये क्या, ये चढ़ते हुए हर आदमी चला जाएगा, फिर वो ढूंढने लगेगा। फिर तो मैंने अभी कहा ना, ऐसा तो मैं भी अपने एक दुबे वाली मस्जिद में ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है दुबे वाली मस्जिद जी। लेकिन है क्या देवेंद्र जी, बस प्रवक्ता को बैठना है, आए साहब आए बोलना है, उनको उनके लिए बोलना, उनको उनके लिए बोलना। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा। दुबे जी ने बहुत मार्के की और बहुत पॉइंट वाली बात पकड़ी है कि आपका एलआईयू क्या कर रहा था। जी, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है जी, दुरुस्त कराते हैं जी। क्या है कि मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था तो मैंने अंगुली उठाई। दुबे जी, मुझे लगता है कोई अपराध नहीं है, नंबर 1। मैं किसी के बीच में नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा दिनेश जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आपका सुन लीजिए, आपकी शंका पूरी हो जाए फिर। ठीक है दुबे जी, हो गई बात। और दूसरी जो आप मस्जिद हेर रहे हैं, दुबे मस्जिद ना,
खोज लीजिएगा, जब आपको मिल जाएगी तो आप कोर्ट में चले जाइए, उसका भी सर्वे अगर अनुमति दे दी करा लेंगे। मैं पचड़े में नहीं पड़ता हूँ दुबे जी। और रही बात जितेंद्र जी की, जितेंद्र जी देखिए, भाषण देना और चर्चा करना दोनों में बेसिक अंतर है। गला फाड़कर चिल्लाकर हम भी इस बात को कह सकते हैं, हम भी हो सकता है आपसे बढ़िया और खराब भाषण दे सकते हैं, लेकिन चर्चा जब हो तो बिंदुवार चर्चा हो और एक एक मामले में तथ्यात्मक चर्चा हो, जैसे दुबे जी कर रहे हैं कि बिल्कुल। अब मेन मुद्दा है कि एलआईओ क्या कर रही है कि एक दिन पहले वहां पर अदालत के आदेश के बाद जब कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए तो एक दिन पहले ही वहां पर लोग सर्वे करने की टीम गई और उस दिन सर्वे शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, किसी तरह का कोई विघ्न और बाधा नहीं होगी। तो दूसरे दिन पुनः जब वो सर्वे टीम पहुंची तो रात में लोगों ने उकसाया, वहां के स्थानीय सांसद ने, वहां के स्थानीय विधायक के बच्चों ने, इन सब ने उकसाया, इन सब ने एक कृत्य को किया। इसलिए लगा कि आप किसी के यहाँ, दुबे जी हमारे यहाँ आए, हम आपका सेवा सत्कार करें, आपको विदा करें और 1 घंटे फिर आप आए तो आपको लाठी लेके दौड़ा लें। चाहे एलआईओ हो, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे जो है इंसान ही ना, हमारे ही आपके परिवार के होंगे, किसी न किसी परिवार के भी हैं, वो भी तो हाथ और 2 पैर वाले हैं, और आप उनको दौड़ा लीजिए, उनको मारिए, पत्थर मारिए। किसके आदेश पे गए थे? और एक बड़े नेता रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी अदालतें, अब अदालतों को भी छोटे बड़े करके पैनामेंट तौलेंगे। अगर छोटी अदालत कोई निर्णय देती है तो निर्णय नहीं होता है। अगर उस निर्णय पर बहराइच में किसके आदेश पर गया था वो रामगोपाल? हम आ रहे हैं दिनेश जी, रामगोपाल बहराइच में किसके आदेश पर गया था? वहां दुबे जी, मैं वहां भी आ रहा हूँ, रुक जाइए, वहां भी आ रहा हूँ, उस सवाल का भी मैं जवाब दे रहा हूं। तो चाहे कोर्ट छोटी हो, चाहे कोर्ट दुबे जी बड़ी हो, कोर्ट कोर्ट होती है। अगर ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्थगन आदेश नहीं देती है तो नीचे की कोर्ट का जो आदेश है वही आदेश अंत तक पालन होता है। इसलिए कोर्ट के ऊपर लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर सवाल नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, अब आते हैं बहराइच। दुबे जी, आप भी एक धर्म को मानने वाले होंगे, हम सारे लोग जो बैठे हैं किसी न किसी धर्म और पूजा पद्धति को मानने वाले लोग हैं। आपको आप बता दीजिए, आपने कभी किसी के धर्म पूजा पाठ या सनातन का कोई सनातनी किसी के पूजा पाठ में कभी पत्थर फेंका? बता दीजिए अगर कोई इतिहास हो। आप कह रहे थे ना कि सोलंकी चला गया कानपुर में, एक मंदिर में जल चढ़ा दिया तो विवाद पैदा हो गया, चले जाइए मक्का में चढ़ा के चले आइए, हिम्मत है तो। अरे मक्का पहुंच गए आप, एक सनातनी मक्का हम बात आप कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मंदिर में उसने जल चढ़ा पहुंच जाते हैं आप, कुछ लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं, कुछ अरब पहुंच जाते हैं, आप मक्का पहुंच गए। अभी आप योगी जी पर संभल से मक्का चले गए, आप संभल से मक्का पहुंच गए, संभल से आप सीधे मक्का पहुंच गए। चलिए अरे भाई, बड़ी दूरी है, संभल से मक्का में बड़ी दूरी है, संभल से मक्का में बड़ी दूरी है। आप कहाँ संभल, कहाँ हजारों किलोमीटर दूर मक्का। ठीक है, अरे आप यहाँ की जल बताइए ना दुबे जी। जी ठीक है, वही बता रहा हूँ। आपकी हिम्मत है दुबे जी तो एक मूर्ति उठाइए और ले जाके किसी मस्जिद में रख के पूजा कर लीजिए, वो तो गई चढ़ाए है ना। क्या कुसर की बात कर रहे हैं, क्या कुसर बोल रहे हैं आप? किस तरह की आप ये मूर्ति उठाइए रख दीजिए, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये आप बीजेपी ऐसी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता है, मूर्ति उठाइए रख दीजिए। दुबे जी बीच में मतलब हम मूर्ति उठाए रख दे जाके, तो पहले रखी नहीं जाती थी, पहले गाय का मांस फेंका नहीं जाता था, पहले सुअर का मांस फेंका नहीं जाता था, पहले ये सब होता था, क्या नहीं होता था? अगर मैं आपके बीच में बोलूंगा तब चर्चा नहीं कर पाएंगे। ठीक है दुबे जी, समय कम है जी, समय जी। आपने सवाल उठाया दुबे जी, आपने कहा था कि इमरान सोलंकी एक मंदिर में गया, जल चढ़ा दिया, विवाद पैदा हो गया, आपने सवाल उठाया। मैं कह, आपने फिर पूछा ना कि क्या गलत किया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि चले जाइए एक मस्जिद में मूर्ति रख के पूजा कर लीजिए, वहीं संभल में कर लीजिए जाके आप चर्चा कर रहे हैं। हम तो आप तो उदार हैं, हम अपनी, मैं खुद मूर्ति के साथ मस्जिद में जाता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं खुद मूर्ति बन के जाता हूँ, मैं स्वयं मूर्ति हूँ। आप जाते होंगे, मैं स्वयं मूर्ति हूँ। एक मूर्ति लेके आप चलिए, आप एक मूर्ति। अरे मैं स्वयं मूर्ति हूँ, मैं जिंदा मूर्ति हूँ। चलिए ये विवादास्पद चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से कुतर्क नहीं होता। जी बिल्कुल, ठीक है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन का यात्रा थी जो हर वर्ष होता था, प्रतिवर्ष होती थी। आप कह रहे हैं कि एक ने ऐसा कृत्य किया तो आप वहां लेंगे? आप क्या गजब तर्क और कुतर्क करते हैं आप किसी की जान ले लेंगे? अगर आपकी कोई कृत्य आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए पुलिस है, उसके लिए अदालत है, आप जाइए ना। आप किसी की जान ले लेंगे? दुबे जी, मैं आपके खिलाफ कुछ बोल दूं, आप मेरे खिलाफ कुछ बोल दें, हम एक दूसरे की जान ले लेंगे?
इस तरह के जब स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इस जरा से उकसाने वाली बातें जब किसी नेता के द्वारा की जाती है, नेता वो है जो समाज में किसी तरह की वैमनस्यता हो तो उसको दूर करने का काम करे। और जितेंद्र जी के एक सवाल का और जवाब देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जितेंद्र जी ने कहा था कि आजादी के समय बांटो और राज करो की बात की थी, अगर बटोगे तो कटोगे, तो आपने जितेंद्र जी को शुद्ध देवेंद्र जी आपने किया था। देखिए, हम लोग प्राइमरी में थे तो हम लोगों ने एक पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी, प्रेरक प्रसंग था, एकता में बल। उसमें यही एक पिताजी होते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। एक दिन पिताजी बुलाते हैं, उनको एक एक लकड़ी देते हैं, चारों बच्चे लकड़ी को तोड़ते हैं। 2-2 लकड़ी देते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 4-4 लकड़ी का बंडल बना के देते हैं तो नहीं तोड़ पाते हैं। ये एकता में शक्ति है, एकता में बल है। कोई, चाहे आप परिवार के मुखिया हो जितेंद्र जी, चाहे आप समाज के मुखिया हो, चाहे प्रदेश के मुखिया हो, चाहे देश के मुखिया हो, ये आपका काम होता है सबको एक रखना। ये कहना कि अगर कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, ये कौन सी बुराई है? अगर आप परिवार में अपने घर पे कहते हैं कि बेटा सब लोग एक रहिए, नहीं सब कहिए नहीं अलग अलग हो जाइए, यही शिक्षा आप देंगे? आप अपने हिसाब से उसको व्याख्यायित मत करिए, अपने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है दिनेश जी, ठीक है दिनेश जी। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय कम है, टोपी हिलाल नहीं है, समय कम आपका सारा जी जितेंद्र जी। ये काली टोपी और काले दिल वाले लोग हैं, ये क्रांति की लाल टोपी, बलिदान का प्रतीक लाल टोपी का अर्थ नहीं समझ सकते। जितने प्यार से इन्होंने मतलब समझाया हमारे भाई ने, बटोगे और कटोगे का, मुख्यमंत्री का मन विचार और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो रीति रिवाज रहे हैं राजनीति को लेकर, वो बिल्कुल सामने तथ्यात्मक स्वयं उदाहरण देकर इसको जल्दी से सर, क्योंकि समय बहुत कम है, की जरूरत नहीं है। ये सरकार का फेल्योर था। ये दंगा जो है सरकार की साजिश थी, और साजिश कभी से शुरू हो गई थी जब बाई इलेक्शन घोषित हुए थे। ये सरकार तभी से ही वोट लूटने का उधर हिंसा कराया इन्होंने। उस समय भी पब्लिक को इन्होंने निकलने नहीं दिया जनता को वोट डालने के लिए। उस समय भी इन लोगों ने दंगा जैसी स्थिति व्याप्त कर दी, हिंसा की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो धार्मिक स्थान जहां पर होगा वहां पर रहेगा, ये नियम था। क्या केंद्र ने, सरकार ने नियम बदला है? नहीं बदला है। कोई सदन में कानून पास हुआ है? नहीं पास हुआ है। लेकिन उसके बाद भी सर्वे हुआ। ठीक है, जब सर्वे हो गया था, सर्वे जब हो गया था तो दोबारा फिर से चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन सर्वे। और अगर करना भी था तो पहले से क्या व्यवस्था थी? और व्यवस्था थी तो वो दिखी क्यों नहीं? कैसे दंगा भड़क गया? ये लोग देखिए, किसी एक धर्म पर चोट करके बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। अभी इनकी नीति खिलाफ हुई है। उत्तर प्रदेश में भगवान राम ने अयोध्या में इनको पटका है, ठीक है, चित्रकूट में पटका है, बद्रीनाथ में पटका है, रामेश्वरम में पटका है, ठीक है। तो अब तो इनके साथ भगवान भी नहीं है, ठीक है। सोचिए, जनता तो बहुत दूर हो गई, अब तो इनके साथ भगवान भी नहीं है, ठीक है। जिन भगवान राम के नाम पर, जो कि एक श्रद्धा का विषय है, ठीक है, राजनीति करते हैं ये लोग, उन्होंने भी इनको नकार दिया। इसीलिए मिल्कीपुर इन्होंने चुनाव डाला और सोचा अकेले कराएंगे। चलिए, अब बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सुशील दुबे जी से एक सवाल हम जरूर करना चाहेंगे कि कम से कम इस समय जनता के लिए और खासकर संभल की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जल्दी से। सपा के नेताओं को फंसा रहे हैं, सपा के नेताओं को इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, सुशील दुबे जी, ठीक है, आपकी लाइव क्या कर रही थी? ठीक है, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है सर, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सब कुछ फेल है, यानी सरकार सीधे दंगे में शामिल है। ठीक, सीधी सी बात है। पीसीआर से हमें बार बार इशारा हो रहा है कि समय समाप्ति की ओर है। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल हम सुशील दुबे जी से लेना। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जब आधी अधूरी जानकारी तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उस वर्शिप आधी अधूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी हम लोगों को है। सुन लीजिए, आप लोगों के मन विचारों। नहीं, अदालत ने गलत सर्वे के लिए कहा। आप कह रहे हो अदालत ने गलत कहा सर्वे के लिए, आप अदालत पर अंगुली उठा रहे हैं। अदालत ने गलत कहा, अदालत होगा तो किसी का कत्ल कर दोगे क्या आप लोग? नहीं, अदालत होगी तो किसी को गोली मार दोगे। चलिए सुशील दुबे जी, संभल की जनता के लिए क्या कहेंगे? जल्दी से समय बिल्कुल भी नहीं है। सुशील दुबे जी, ठीक है, सुशील दुबे जी, बना रहे हो आप लोग। संभल की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? संभल की जनता के लिए क्या कहेंगे? न्यायपालिका के जजों को जी, संभल की जनता के लिए क्या कहेंगे? जी, आप लोग
ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो संभल, वे पत्थर वाले हाथ, सिर्फ वो पत्थर वाले हाथ वास्तव में सर्वे टीम पर पथराव करने वाले वो हाथ हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ अगर ये कहा जाए कि जिम्मेदारी एलआईयू के फेल्योर की भी है तो भी ये सही है। लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट के और प्रशासन के कार्य में बाधा डालना भी उचित नहीं है। इसलिए थोड़े से धैर्य रखिए, शांति रखिए, जो होना है न्याय संगत होगा, तर्क संगत होगा, बिना मतलब के विवाद में ना पड़े। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।